हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बॉबी ढाका। और मैं आप सबके सामने जैसे कि पहले भी क्लास लेकर आया हूँ। पहले मैंने हिस्ट्री की क्लास आपकी ली है और लगभग हिस्ट्री की 6 से 7 क्लास मेरी जो है यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं हमारे चैनल पर। और हमारे चैनल का नाम है अंजित ढाका। आशा करता हूँ आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उनको देखा होगा। बीच में कुछ दिक्कतें हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाई। अब जो आगे से रेगुलर वीडियो आया करेंगी। मैं हिस्ट्री और पॉलिटी यानी कि संविधान और इतिहास, इन दोनों की क्लास साथ साथ लेकर चलूँगा। लगभग 6 से 7 क्लास हमारी जो है हिस्ट्री की हो गई है। और आज से स्टार्ट करूँगा मैं संविधान पॉलिटी। और पॉलिटी की जैसे कि पहली क्लास होगी, फिर लगभग 6 से 7 क्लास जब पॉलिटी की हो जाएंगी, फिर एक एक क्लास दोनों की, हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों की आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से आप समझते चलेंगे। मैं भी पूरी कोशिश करूँगा आपको बहुत अच्छे से समझाने की, बहुत सरल तरीके से समझाने की। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर पहले पढ़ा होगा, संविधान की जो भाषा है वो थोड़ी ऐसी है कि समझ में कम आती है। तो उसको सरल तरीके से समझते हुए चलेंगे, थोड़ा याद करने के तरीके से चलेंगे। अब बात आती है कि संविधान जो है यूपीएसआई की एक भर्ती है जो दरोगा वाली है, उसमें संविधान के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो अदर एग्ज़ामों में भी संविधान जो है, पॉलिटी जो है, उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएसआई की भर्ती में बनते हैं। तो मेन जो हमारा टारगेट होगा वो यूपीएसआई को लेकर होगा। यूपीएसआई के लिए हम संविधान को पढ़ेंगे गहनता से और बहुत डीप से डीप जाकर उसको पढ़ेंगे। जितना हो सकेगा मैं आपको बेहतर दूंगा, बहुत अच्छे से दूंगा। तो आप पढ़ते रहिए, डेली आप क्लास लीजिए और देखिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आज हमारी पहली क्लास होगी संविधान की। और संविधान का आज होगा सामान्य परिचय। ठीक है भाई, संविधान किसके लिए होता है, संविधान में क्या होता है, संविधान में क्या क्या बातें होती हैं, किसके लिए होती हैं, क्यों होती हैं, वो सब जानेंगे। फिर आज से ही क्लास में स्टार्ट हो जाएगा आपकी पॉलिटी यानी कि संविधान। जैसे कि संविधान किसके लिए होता है, संविधान को बनाया किस लिए गया है। तो एक समाज जैसे चलता है, एक व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, उसको एक अच्छे ढंग से, एक सकारात्मक तरीके से चलाने के लिए उसको संविधान का निर्माण किया गया। क्योंकि अगर संविधान नहीं होता, सब अपने अपने मनमानी तरीके से चलते, कोई किसी को मारता, कोई किसी को लूट खसोट करता, तो ऐसे हमारी जो व्यवस्था थी वो समाज की भंग हो जाती। इसलिए संविधान को बनाया गया। संविधान में कुछ अधिकार हैं जो नागरिकों को दिए गए। एक एक शब्द आता है व्यक्ति और एक शब्द आता है नागरिक। नागरिक शब्द हमारा संविधान देता है। हमारे देश में रहने वाला प्रति एक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन प्रति एक नागरिक नहीं हो सकता। कैसे? नागरिक वही होगा जिसको संविधान मान्यता देगा। ठीक है, नागरिक, उसकी नागरिक होने की कुछ शर्तें हैं। वो भी हम नागरिकता जो भाग 2 है उसमें पढ़ लेंगे, कैसे कैसे क्या क्या करके हम नागरिकता ले सकते हैं, नागरिकता खो सकते हैं या नागरिकता को त्याग सकते हैं। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हुए चलेंगे। तो संविधान मेन हमारा बनाया किस लिए गया? व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए समाज को। भाई, किसी के साथ अन्याय होगा तो वो किसके पास जाएगा? पहले प्रक्रिया थी राजाओं की। राजा जो ये हमारा ख़त्म कर दिया गया, वो भी सब बताऊंगा कैसे किया गया, क्यों किया गया। और फिर हमारी जो है सरकार बनने लगी। फिर आ गया क्या? संविधान के अंडर में किसी के साथ कोई अन्याय होगा, ठीक है, या फिर कोई अपनी मांग मंगवाना चाहता है या कुछ भी, किसी ने किसी के साथ गलत कर दिया, तो वो किसके पास जाएगा? अदालत के पास जाएगा। और अदालत किसके बिना पर काम करेगी? संविधान के बिना पर काम करेगी। ठीक है। तो कहीं कहीं आपने देखा होगा कि संविधान को जो है एक भगवान का या सर्वोपरि दर्जा दिया जाता है। कहते हैं कि संविधान से बढ़कर कुछ नहीं। वो किस लिए कहते हैं और क्यों कहते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी अपनी सोच है हमारी। क्या ऐसा मानना है? एक हाथ में भागवत और एक हाथ में भागवत गीता और एक हाथ में हमारे संविधान की किताब, क्यों इनको बराबर समझा गया है? आइए देखते हैं। तो आज होगा हमारा संविधान का सामान्य परिचय।
ठीक है साहब। हम एक अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए एक चीज बता रहा हूं मैं। एक तरफ क्यों भगवान के तुल्य इसको माना जाता है। एक तरफ आप लिख लीजिए भगवान, और एक तरफ हो गया आपका संविधान। किसी के साथ कोई अन्याय होता है, पहले तो आप ये जान लीजिए भगवान क्या करता है। सृष्टि यानी कि जो संसार है, संसार या सृष्टि को व्यवस्थित ढंग से, किससे, व्यवस्थित ढंग से चलाने का कार्य करता है। ठीक है, कौन, भगवान। और दूसरा कार्य क्या है भगवान का, अन्याय होने पर न्याय करना, अन्याय होने पर न्याय करना। ठीक है, ये हम वो चीज जान रहे हैं कि संविधान को सबसे ऊपर क्यों रखा गया है। अगर संविधान को देखें तो इसके भी दो कार्य हैं। क्या कार्य है, समाज में, समाज को व्यवस्थित ढंग से चलाना। पहला क्या कार्य है, समाज को व्यवस्थित ढंग से चलाना। और दूसरा कार्य क्या है, अन्याय, अन्याय पर न्याय करना। ठीक है साहब, या दंड देना। ठीक है जी। अब इसमें तो आपकी एक मान्यता है, गांव की भाषा में बोल देते हैं कि साहब भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। क्या बोलते हैं, किसी के साथ कोई अन्याय हुआ, ठीक है जी, एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम लिख रहा हूं मैं, कोई राहुल नाम का व्यक्ति है। ठीक है, ये राहुल नाम का व्यक्ति है और इस पर अन्याय हुआ। क्या अन्याय हुआ, ये एक मंच पर माइक में बोल रहा था, ये बेचारा जो है एक छोटे वर्ग का व्यक्ति है, ये मंच पर माइक पर बोल रहा था, तो कुछ बड़े वर्ग के व्यक्ति आए और इसके हाथ से माइक को छीन लिया, इसे बोलने नहीं दिया, इसे वहां से धुतकार कर नीचे उतार दिया। अब ये क्या कर सकता है, यह दो कार्य कर सकता है, या तो उसको पेट पकड़कर कोस सकता है। ठीक है गरीब आदमी क्या करता है भाई, पेट पकड़ के गाली देता है। या तो उसको कोस सकता है, तो वो कोसने के लिए कहाँ जाएगा, क्या किया भैया, इसको बोलने नहीं दिया। ये सिर्फ समझने के लिए है, ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा। ये मैं आप बेसिक जानकारी जो आज सामान्य परिचय चल रहा है उसके लिए बता रहा हूं। तो साहब ये जाएंगे किसके पास, भगवान के पास, कि प्रभु प्रभु मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं मंच पर बोल रहा था, बस मेरा जो था इतना सा ही दोस्त था कि मैं नीचे वर्ग का व्यक्ति था और ऊंचे वर्ग के व्यक्तियों ने आकर मुझे बोलने नहीं दिया, मेरे हाथ से माइक छीन लिया गया। अब भगवान क्या करेंगे, भैया करेंगे नहीं करेंगे वो तो उन्हें पता है, लेकिन यहां बोला जाता है इन्होंने यहां अपनी गुहार लगाई, अर्जी लगाई, और अर्जी लगाने पर भगवान क्या करेंगे, एक तो कहावत है पहली कि यहां देर है अंधेर नहीं, और दूसरी बात है कि भैया इसकी लाठी में आवाज नहीं होती। ठीक है जी। अब भगवान उसको दंड देंगे, न्याय देंगे, यानी कि जिसने इसको नीचे उतारा उसको तो दंड दिया जाएगा उसको दंड देंगे या नहीं,
ये तो बाद की बात है, देर हो सकती है, बहुत टाइम लग सकता है, तुमको तो पता नहीं चलेगा। न्याय देंगे या नहीं देंगे ये भी बाद की बात है। तो यहाँ दो कहावतें हैं, देर है अंधेर नहीं, और इसकी लाठी में आवाज नहीं होती। यहाँ दूसरा, उसके पास, राहुल के पास क्या रास्ता है कि वो आए किसके पास? संविधान के। और संविधान के पास यानी कि न्याय मांगने के लिए आए न्यायालय के पास। ठीक है जी, किसके पास जाएगा? न्यायालय के। और न्यायालय क्या क्या, क्या करेगी? संविधान के बिना पर, किसके बिना पर काम करती है? संविधान के। तो संविधान ने इसको क्या दिया? ये गया न्यायालय के पास, और न्यायालय किसके बिना पर काम करती है? संविधान के। तो संविधान ने कहा कि भैया क्या किया है तुम्हारे साथ? राहुल ने बताया कि जी मैं ऐसे ऐसे नीचे वर्ग का व्यक्ति हूं, और शायद इसी कारण से उन्होंने मुझे मंच से नीचे उतार दिया, मुझे बोलने नहीं दिया। संविधान कहेगा, आपको किसी को याद हो तो, भैया आर्टिकल 19A यानी कि अनुच्छेद माफी चाहूंगा भाई, अनुच्छेद 19A के तहत ये उसने अपराध किया है, क्योंकि यहां सबको बोलने का अधिकार है। किस चीज का अधिकार है? बोलने का अधिकार। ये सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा कि हमें कुछ अधिकार, मूल अधिकार मिले हुए हैं, कहां से कहां तक हैं। तो 19 के ए में हमारा मूल अधिकार है बोलने का। ठीक है जी, यहां हमें मिला हुआ है बोलने का अधिकार। न्यायालय कहेगा कि भैया 19A के तहत किसी भी व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपनी बात रख सकता है एक व्यवस्थित ढंग से, एक सही ढंग से। ऐसा नहीं कि गाली गलौज करके अपनी बात रख रहा है, वो गलत है। अगर हमें कुछ मूल अधिकार मिले हैं तो हमारे कुछ मूल कर्तव्य भी हैं संविधान के प्रति। ठीक है, कौन कौन से मूल अधिकार हैं, कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, वो हम सारे कुछ आगे चलकर जानेंगे। संविधान इसको क्या दिलाएगा? न्याय दिलाएगा, अन्याय पर न्याय दिलाएगा, और उसको दंड देगा। किसको? जिसने ऐसा किया है इसके साथ। यहां तो देर थी, अंधेर नहीं था। यहां क्या हो गई? यहां देर नहीं है भाई साहब, यहां तुरंत फैसला है। ठीक है, भगवान के घर तो देर भी है, लेकिन संविधान के घर देर नहीं है। भले ही रिश्वत लेके कुछ बयान बदल दें और न्याय और अन्याय के बीच में ही कुछ फर्क कर दें, पर बहरहाल यहां से पहले यहां फैसला हो जाता है। फिर इसकी लाठी में आवाज नहीं होती, पर भाई साहब संविधान की लाठी में बहुत आवाज होती है। आप किसी से कुछ करके देखो, पता चल जाएगा कितनी आवाज होती है लाठी में। ठीक है, आपने देखा होगा पुलिस वाला पट्टा जिस पर लिखा होता है आन मिलो सजना, और जब वो पीट देते हैं उससे तो फिर उसको दूसरा पट्टा दिखाते हैं और उस पर लिखा होता है फिर कब मिलोगे सजना। ठीक है, तो इनकी लाठी में बहुत आवाज होती है, उनकी लाठी में आवाज नहीं होती, वो लग जाती है, पड़ जाती है। ठीक है। ये था हमारा कि संविधान जो है उसको इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया गया है। ठीक है, भगवान तुल्य दर्जा क्यों दिया गया है। संविधान किसी के अगर देखे तो किसी में भेदभाव नहीं करता न, अगर कोई नीचे वर्ग का है, कोई ऊपर के वर्ग का है, उसको बिल्कुल समान समझेगा, एक लेवल पर समझेगा, इसलिए उसको बड़ा दर्जा दिया गया है। ये तो एक थोड़ा सा समझने के लिए बता दिया गया, वरना इसलिए नहीं। वो संविधान को इसीलिए सबसे ऊपर माना गया है क्योंकि वो सबको एक समान समझता है, सबके लिए न्याय एक होगा, सबके लिए मौलिक अधिकार एक होंगे। ऐसा नहीं किसी के पास ज्यादा पैसा है तो उसको उसके लिए एक विशेष मौलिक अधिकार बना दिया, किसी के पास कम पैसा है तो उसके लिए एक दो चार मौलिक अधिकार कम कर दिए। ठीक है,
अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है और वो कुछ अलग करना चाहता है जो संविधान में लिखित नहीं है, तो उसके लिए एक अलग से ऐड कर दिया गया एक अनुच्छेद कि भैया इनके पास पैसा है तो इनके लिए एक अनुच्छेद अलग से ऐड कर दो। संविधान में अनुच्छेद ऐड होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता, वो किसी ना किसी ढंग से उसको संसद जो है ऐड करती है। ठीक है, जिससे सभी का फायदा हो, किसी एक का नहीं। वो भी करती है किस चीज के लिए, जिसके सभी का, पूरे समाज का फायदा हो। आइए चलते हैं आगे। अब यहां से स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा संविधान की। हमने संविधान को अपनी आसानी के लिए, पढ़ने की आसानी के लिए, ठीक है, किताब में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि संविधान को दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, एक भाग ये है एक भाग ये है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपनी आसानी से, जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो, एक व्यवस्थित क्रम हमारा बना रहे। ऐसा नहीं कि अब भाग एक आ गया, फिर भाग एक से बाद में दो आ गया और दो से बाद में सीधा हमने कुछ संवैधानिक विकास उसमें उड़ेल दिए। ऐसा नहीं, एक व्यवस्थित ढंग से हमको संविधान को पढ़ना है। तो उसके लिए हमने संविधान को दो भागों में विभाजित कर लिया। किसने? किसी किताब ने किया क्या ऐसा? नहीं, ये हमने खुद किया। पहला भाग होता है जिसमें आपका आता है ये पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें आता है संविधान का संवैधानिक विकास। आज थोड़ी जुकाम की वजह से गले में दिक्कत हो रही है, तो जो भी दिक्कत आपको हो रही है उसकी वजह से, उसके लिए माफी चाहते हैं। संविधान का संवैधानिक विकास के संविधान बनने तक, लागू होने तक, उसमें क्या क्या विकास हुए, कौन कौन सी कमेटी बनी, कौन कौन सी गठित हुई, कौन कौन से सदस्य थे, क्या क्या, कब कब संविधान के लिए बैठकें हुई, वो सब चीज किस में आएंगी? संविधान के संवैधानिक विकास के अंडर में। इसको दो भागों में बांटा गया है। ये तो किताब में ही बांटा गया है भाई साहब। संविधान के संवैधानिक विकास को दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, और पढ़ते नहीं है बट इसमें पहले भाग में क्या आता है, ये जो संविधान था ना, इसमें भारत जो है, भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था। किसके अंडर में था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में। और यहां भारत ब्रिटिश क्राउन, महारानी या ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चला गया। टाइम पीरियड कब से कब तक? तो 1600, 1600 का एक चार्टर एक्ट था, राजलेख, जिसमें महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र देकर भारत पर, यानी कि पूर्वी जो क्षेत्र थे उन पर अधिकार पत्र दिया कि व्यापार करने का, ठीक है, 15 वर्षों के लिए। तो वो किस चार्टर एक्ट के तहत दिया था? 1600 के चार्टर एक्ट के तहत। तो 1600 से ये पड़ेगा आपका 1857 तक। बोलने में भी थोड़ा दिक्कत हो रही है जुकाम में, तो
कोई चीज समझ में ना आए तो आप लिखकर बता देना। 1857। ठीक है जी, 1857 ही क्यों? भाई एक सवाल बनता है, 1857 ही क्यों? और ये 1858 से 1947 तक, स्वतंत्रता अधिनियम तक। भैया 1600 चार्टर एक्ट से स्टार्ट होकर 1857 की जो क्रांति हुई थी भारत में, तब तक किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा ये ईस्ट इंडिया कंपनी का 1857 की क्रांति क्या मानी जाती है? ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा एक लूज पॉइंट मानी जाती है। ठीक है, तो यहां महारानी ने कहा कि अब भारत तुमसे नहीं संभलेगा, अब भारत तुमसे बाहर हो गया, अब भारत को संभालेगा कौन? हम। भारत पर शासन हमारा होगा। ठीक है, अब जो भी आदेश निकलेंगे वो हमसे निकलेंगे। कोई कुछ करेगा, कोई संधि होगी, कोई युद्ध होगा, या कहीं किसी राज्य को सौंपा जाएगा, वो सब किससे पूछकर होगा? हमसे बिना पूछे कुछ नहीं होगा। तो ये क्या है? संविधान का संवैधानिक विकास के तहत ये चीजें आती हैं। जब लिखवाऊंगा इसको सारे के सारे एक साथ पहले लिखवा दूंगा, जैसे 1600 का चार्टर एक्ट, 1726 का चार्टर एक्ट, फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1781 का आ गया पीट्स इंडिया एक्ट, फिर 1784, सॉरी। तो ऐसे करके ये जितने भी हैं सारे के सारे आपको लिखवा दिए जाएंगे। भाग 2 यानी कि पार्ट 2 में क्या आता है हमारे? सबसे पहले अनुसूचियां, फिर भाग, फिर अनुच्छेद। ठीक है जी, ये आते हैं पार्ट 2 में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो पार्ट 2 से बनते हैं। इनसे इनसे भी बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बनते हैं वो यहां से बनते हैं। तो हम स्टार्टिंग जो करेंगे वो यहां से करेंगे। ठीक है, इस वाले पार्ट से इसको हम पहले पढ़ेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद हम संविधान का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले आज आप डाल दीजिए अनुसूचियां। छोटा सा भाग है और इनको आज निपटा देंगे आज की क्लास में, अनुसूचियों को। कल से हम, यानी कि जो कल से या आज से ही दूसरी क्लास बनेगी, उसमें हम भाग से स्टार्ट करेंगे, पहले भाग से, और सारे के सारे भाग आपको लिखवाए जाएंगे। सबसे शुरू में भाग याद होने चाहिए। सारे भाग याद हों या ना हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो मेन मेन भाग हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन सीधा यही पूछ लेता है कि बताइए भाग 5 में क्या है, क्या उसमें वर्णित है, या भाग 5 कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद उसमें। ठीक है, भाग 6 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है और क्या वर्णित है उसमें। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले भाग याद होने चाहिए और फिर उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे अनुसूचियां। अनुसूचियां टोटल अनुसूची कितनी है हमारी वर्तमान में? 12 अनुसूची। ठीक है जी, ये कब हैं? वर्तमान में। स्टार्टिंग में कितनी थी? पहले कितनी थी स्टार्टिंग, या पहले कितनी थी? 8 अनुसूची। इसमें 4 अनुसूची जो है वो बाद में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? बाद में जोड़ी गई। और कब कब जोड़ी गई वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली अनुसूची लिखो आप।
अनुसूची 1। अनुसूची 1 में क्या वर्णन मिलता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र का। ठीक है जी। कहने का मतलब है कि भारत में 28 राज्य हैं, 28 पूर्ण राज्य हैं, 28 पूर्ण राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है जी। 28 पूर्ण राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह वर्णन किस में मिलता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में मिलता है। इसी में आपका एक वर्णन और मिलता है कि जब हमारे ये कैसे कैसे बने। सबसे पहले कितने राज्य थे? 14 राज्य थे और 6 यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश थे और 14 पूर्ण राज्य थे। ये कैसे बने थे? इससे पहले क्या व्यवस्था थी? इससे पहले भैया 562 रियासतें थी और 562 रियासतों को ए, व, से और द आज़ादी के बाद इनमें रखा गया था। इन 4 वर्गों में 562 रियासतों को रखा गया था। कौन कौन सी रियासतें थी जिन्होंने इसमें मिलने से मना कर दिया था? और इसके बाद हमारा ये व्यवस्था आई थी कि 14 पूर्ण राज्य बना दिए जाएं और 6 केंद्र शासित बना दिए जाएं। फिर इसमें हमारी कुछ समितियां बनी थी, जैसे धर समिति और जेबीपी समिति, जिसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए अपनी अपनी कुछ रिपोर्ट दर्ज की थी। और ये सब जानकारी हमें किस में मिलती है? अनुसूची 1 में। ठीक है जी। अनुसूची 1 में ये पता चलता है। इसके बारे में हम जानेंगे जब भाग 1 पढ़ाऊंगा, उसमें सारी की सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। बहरहाल अभी अनुसूची है तो अनुसूची कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए अनुसूची 2 डालिए। अनुसूची 2 बात करती है अनुसूची 2 में पदाधिकारियों या छोटी छोटी मिस्टेक भी होती हैं ये मात्राओं वाली। पदाधिकारियों का वेतन। पदाधिकारियों को जो वेतन मिलेगा वो किस अनुसूची के तहत मिलेगा? अनुसूची 2 के तहत मिलेगा। ठीक है। किसी भी पद पर कोई अधिकारी है उसको वेतन मिलता है, वो किस अनुसूची के तहत मिलता है? अनुसूची 2 के तहत मिलता है। ठीक है। लेकिन कुछ अपवाद हैं जो अनुसूची 2 में नहीं आते, जैसे कि उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी। ठीक है। उपराष्ट्रपति क्यों? पद तो है उसका उपराष्ट्रपति का, लेकिन क्या आपको पता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे, वो उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं ग्रहण करते। ठीक है। उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन ही नहीं होता। वो वेतन किस चीज का लेते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वह वेतन ग्रहण करते हैं, ना कि अनुसूची 2 के तहत। और यह वर्णन मिलता है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 97 में, अनुच्छेद 97 में। ठीक है। सारे अनुच्छेद लिखवाऊंगा, सारे अनुच्छेद पढ़वाऊंगा। बस शर्त इतनी है कि जो मैं लिखवाऊंगा उसको तुमको कम से कम एक पेपर पे 5 से 6 बार उनको लिख लिख के अनुच्छेदों को देखना है, जिससे वो याद हो जाएंगे। ठीक है। चलिए
बात चल रही थी, ये कुछ अपवाद हैं, इसमें लिख लेना किसको, ये जो है उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी। ये अनुसूची 2 के तहत वेतन नहीं लेते, नहीं ग्रहण करते। ठीक है, आगे लिखते चलेंगे, सब पढ़ते चलेंगे, आगे सब जानकारी हो जाएगी कैसे कैसे और क्यों। अनुसूची आती है आपकी तीसरी, इसमें लिखेंगे पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान। पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान किसमें है? आप कांस्टेबल बन गए या फिर यूपीएसआई दरोगा बन गए, तो उसमें जब आप शपथ लेंगे तो उस शपथ का जो प्रावधान है, किसके सामने आप शपथ लेंगे, क्या शपथ लेंगे, कौन सी शपथ होगी, उसके लिए क्या क्या आप शब्द बोलेंगे, वो सारी की सारी चीजें किसमें होंगी? अनुसूची 3 के तहत आप शपथ लेते हैं। और वेतन किसके तहत लेते हैं? अनुसूची 2 के तहत। ठीक है, तो आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं अनुसूची 4 पर। अनुसूची 4, राज्य में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ठीक है, राज्यसभा में आपको जैसे कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। ऐसे करके हर राज्य को अलग अलग राज्यसभा के हिसाब से सीटों का बंटवारा इसमें अनुसूची 4 में दिया गया है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, अनुसूची 4 में क्या वर्णित है, या फिर एक क्वेश्चन दे देंगे, पदाधिकारियों का वेतन कौन सी अनुसूची में वर्णित है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर अनुसूची आज कई दिनों बाद लिख रहा हूं ना, तो इस पे थोड़ा ऊट पटांग सा दिखाई दे रहा है। कोई नहीं, एक क्लास के बाद थोड़ी लिखावट में भी कुछ चेंज आएगा, कुछ ठीक ठाक हो जाएगी। जो चीज़ आपको समझ में ना आए वो बता देना। अनुसूची 5, अनुसूची 5 क्या कहती है? SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसको लिख लो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए क्षेत्रों के लिए प्रशासन प्रशासन व सुविधा प्रबंधन। ठीक है जी, 10 राज्यों में है ये। कितने राज्यों में है? 10 राज्यों में। 4 इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन से? जो कि अनुसूची 6 में वर्णित हैं। पूर्वी राज्य असम, मेघालय,
त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर। मिजोरम राज्य क्षेत्रों का प्रशासन प्रशासन प्रबंधन संबंधी, ठीक है, प्रशासन का प्रबंधन। अब बात आती है भैया अनुसूची 5 की। अनुसूची 5 में SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो हैं उनमें उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान हैं, कुछ विशेष शक्तियां उनको दी गई हैं। तो उसका जिक्र किस में है? अनुसूची 5 में है। जैसे कि उनको कोई सुविधा अलग से कोई दी गई है तो वो सबसे पहले कहाँ वर्णित होगी? अनुसूची 5 में होगी, ठीक है। कौन सी सुविधा है, कैसी सुविधा है, क्या सुविधा है, उनको कितना आरक्षण है किसी चीज़ में, या उनके लिए शिक्षा का प्रावधान, या कुछ भी करेगी वो अनुसूची 5 के तहत करेगी। किसको छोड़कर? इन 4 राज्यों को छोड़कर। 4 राज्यों में जो कानून का प्रबंधन बनाएगी प्रशासन का, या फिर किसी भी कोई भी लाभ योजना का, वो कौन बनाएगी? अनुसूची 6। अनुसूची 6 में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य क्षेत्रों का प्रशासन का प्रबंधन है, ठीक है जी। अब बात आती है अनुसूची 7 की। अनुसूची 7 इसमें आता है शक्ति का बंटवारा। शक्ति का बंटवारा। शक्ति का बंटवारा किस रूप में? इसमें आपकी आएगी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनके बीच शक्ति का बंटवारा। समवर्ती सूची। अब इसमें विषय पूछे जाते हैं भैया। संघ सूची में कितने विषय हैं कुल? राज्य सूची में कितने विषय हैं कुल? समवर्ती सूची में कितने विषय हैं कुल? वैसे तो एक सूची और आती है अवशिष्ट सूची, वो केंद्र सरकार का उस पर अधिकार होता है, ठीक है। पर मूलतः ये 3 हैं, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? 52 विषय हैं, ठीक है। इस तरीके से इनमें शक्तियों का बंटवारा हुआ है। अब आती है अनुसूची 8, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है, ठीक है। कितनी अनुसूची थी मूलतः हमारी? 8 अनुसूची, और 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई हैं, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची देखेंगे कौन सी है। अच्छा, अनुसूची 8, इसमें क्या वर्णन मिलता है? 22 भाषाओं का उल्लेख जो मिलता है वो अनुसूची 8 में मिलता है। किसका? 22 भाषाओं का। 22 भाषाओं का उल्लेख। इसको ध्यान से सुनेंगे। अनुसूची 7 आपने ध्यान से सुनी। 7 में सिर्फ इतना ही है कि जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है और उसमें संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, उसमें विषय कितने कितने होते हैं। संघ सूची में कितने विषय? या तो ये बोल देंगे कि क्वेश्चन दे देंगे कि संघ सूची जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन में दे देंगे अनुसूची 3, अनुसूची 5, अनुसूची 7 या अनुसूची 6। तो किससे संबंधित है? अनुसूची 7 से। फिर उसमें आएगा कि
संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? पहला ऑप्शन होगा 52, दूसरा ऑप्शन होगा 61, तीसरा ऑप्शन होगा 71, चौथा ऑप्शन होगा 100। ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब बात आती है अनुसूची 8 की। बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, बन जाता है बहुत बार। तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। पहले कितनी, कुल टोटल कितनी भाषाएं थी? टोटल कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषा थी, ठीक है। और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। पहले 14 थी, अब 22 भाषाएं। कितनी ऐड हुई? 8 भाषा। कितनी ऐड हुई? 8 भाषा, ठीक है जी। कौन कौन सी ऐड हुई, कैसे ऐड हुई, वो सब देखेंगे। सबसे पहले लिखनी स्टार्ट करो, 14 भाषा कौन कौन सी थी भारत के। जैसा कि इसमें आपने देखा है यहां सबसे पहले तो आपको देखो भारत का नक्शा पता होना चाहिए, कौन सा राज्य कहाँ है और किस राज्य की सीमा किसको छूती है, ये बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखेंगे सब, अगर भाषा को लेकर देखें कि भाई हमें तो भाषा याद करनी है, 14 भाषाएं कौन कौन सी थी? 14 भाषाएं। तो हम सबसे ऊपर से ही लेके चलते हैं यहां से। यहां से लेकर चलते हैं। तो J&K यानी कि कश्मीर, सबसे पहली भाषा, सबसे पहली 1 नंबर की भाषा। रेड में चमक रहा है, नहीं चमक रहा? तो हम इसको लेते हैं वाइट में। पहली भाषा कश्मीरी। कौन सी होगी पहली भाषा? कश्मीरी। आगे चलते हैं, यहां हमारा क्या पड़ता है भैया? अरे ये क्या, इधर इस पे वाइट नहीं चमकेगा, इस पे अगर वाइट चमक रहा है तो उस पे रेड नहीं चमकेगा। येलो रखो। ये क्या बनेगा यहां? पंजाब। पता नहीं भाई, शायद बोलने से इतनी ज्यादा खांसी उठ रही है क्या? फिर क्या पड़ेगा? पंजाब। तो दूसरे नंबर पर आएगी क्या? पंजाबी। दूसरे नंबर पर क्या होगी? पंजाबी। इसके बाद क्या पड़ेगा? राजस्थान। लेकिन राजस्थानी इसमें नहीं है, इसको कट कर देंगे, ठीक है। यहां पड़ेगा क्या? गुजरात। गुजराती। इससे बाद में क्या पड़ेगा? महाराष्ट्र। नंबर 4 पर क्या पड़ेगा? महाराष्ट्र। एक सेकंड, मैं अभी पानी पी कर आता हूँ।
चलिए, तो फिर आती है आपकी मलयालम। उसके बाद 5वें नंबर की कन्नड़। 6ठे नंबर की हिंदी। 7वें पर उर्दू। नंबर 8 संस्कृत। नंबर 9 तेलुगु। नंबर 10 तमिल। नंबर 11 ओडिया। ठीक है, ओडिसी या ओडिया। नंबर 12 बंगाली। नंबर 13 असमिया। नंबर 14 एक छूट रही है कोई सी, तेलुगु, कन्नड़। कन्नड़ हो गई, तमिल हो गई, मलयालम हो गई, और एक कौन सी होगी इसमें, ये हो गया ना, कश्मीरी हो गई, पंजाबी, उड़िया, हिंदी, गुजराती। गुजराती हो गई, 1 2। बंगाली, बंगाली रह गई ना, बंगाली हो गई। तेलुगु हो गई, हाँ तेलुगु हो गई। मराठी, एक एक रह गई आपकी, मराठी वाली, ठीक है। इसमें यहाँ मराठी। 14 मराठी। ठीक है, क्षमा चाहता हूँ इस चीज़ के लिए कि वो थोड़ा सा ध्यान से भटक गई थी ये। कौन सी हो गई, मराठी। 15वें में कौन सी जुड़ी, सिंधी। 16 में कौन सी जुड़ी, कोंकणी। 17 मणिपुरी। 18 नेपाली। 19 बोडो। 20 सैंथाली। 21 डोंगरी। 22 मैथिली। ये 22 भाषाएं जुड़ी, ठीक है। ये 22 भाषाएं अनुसूची 8 के तहत आती हैं। यहां से पहले, ये यहां से पहले याद रखना कोई इतनी वो नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली बात है ये। क्वेश्चन जो हमेशा बनेगा वो यहां से बनेगा। अगर कोई घना डीप जाकर पूछेगा तो कोई क्वेश्चन बन सकता है, बस लिख लेना ये, पर याद करने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि इनको याद ही करना है। याद ये जरूर करनी है, 14 से बाद वाली जो भी जुड़ी 8 की 8 वो याद करनी है। उसको याद करने का तरीका मैं बताऊंगा, और इनको याद करना कोई इतना जरूरी नहीं, लेकिन एक बार अपनी नज़रों में निकाल लेना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, आपको दे दिया जाएगा कि जी इनमें से, क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सी भाषा ऐसी है जो अनुसूची 8 के अंतर्गत नहीं आती, अनुसूची 8 के अंतर्गत नहीं आती। आपको पहला ऑप्शन दे दिया जाएगा संस्कृत, दूसरा ऑप्शन कन्नड़, तीसरा ऑप्शन मलयालम, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा राजस्थानी। तो कौन सी नहीं आती, राजस्थानी नहीं आती। तो ऐसे करके आपको भ्रमित कर सकता है बस। बाकी जो क्वेश्चन बनेगा वो
यहां से बनेगा। ठीक है, आइए अब इसकी एक ट्रिक देखते हैं। ये तो सारी की सारी लिख लेंगे, चलो लिखो। तो ये हो गई 14 की 14। अब 8 कौन कौन सी जुड़ी हैं वो देखेंगे। इसकी 8 की एक ट्रिक है। देखिए, हमें करना है पेपर में क्वेश्चन। तो अगर कोई ट्रिक आप अपनी तरफ से भी बना सके, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी ट्रिक बनानी है, कोई भी ट्रिक अपने मन से बना सकते हैं, क्योंकि हमारा मतलब है याद करना। ठीक है, तो एक याद करने की एक ट्रिक है। साला, हंसना कोई नहीं, कमीना। साला कमीना, इसको नीचे करके लिख देता हूं वरना ट्रिक में ढक गया। चलिए, क्या है ये ट्रिक? साला कमीना, SDM बुढ़ा, SDM बुढ़ा। ठीक है, SDM बुढ़ा। साला से क्या बनेगा? पहली जुड़ी कौन सी? सिंधी। साला से बनेगा सिंधी भाषा। कैसे? ये जो कमीना है इसके कैसे क्या बनेगा? कोंकणी। एक दो बार लिख कर देखोगे सब याद हो जाएगा। मैं से बनेगा मणिपुरी। नै से नेपाली। फिर आ जाइए एस से सैंथाली। डी से डोबरी या डोंगरी। एम से मैथिली। और बुढ़ा से बोडो। बोडो नहीं, बोडो। ठीक है, बोडो। चलिए, अब क्वेश्चन बनेगा कहाँ से? कि जी सिंधी भाषा जो जोड़ी गई है वो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है? अब लिखो, ये जोड़ी गई है 21वां। अगर मैं संविधान संशोधन को, संविधान बार बार लिखने से अच्छा है, संविधान संशोधन को एक एस और एक एस ऐसे करके लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है शॉर्ट में। तो 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ था, इसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ था, इसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ये जो कमीना है, कमीना से क्या बनी थी हमारी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन तीनों भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया। इन तीनों भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया और वो था 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। फिर ये चारों भाषाएं, ठीक है, ये चारों भाषाएं एक साथ जोड़ी गई। इनका कोई ऐसा क्रम नहीं है कि सैन बोडो को पहले ले लिया, सैंथाली बाद में ले लिया, सबसे लास्ट वाली तो जी मैथिली थी। ऐसा कुछ नहीं है, ये चारों एक साथ जुड़ी थी। ठीक है, और कब जुड़ी थी? 92वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था? कब हुआ था? 2003 में। तो ये चारों कब जुड़ी?
3 में। इस तरीके से ये 22 भाषाएं बनकर तैयार हुई, जो अनुसूची 8 में इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, ये उतार लेंगे। याद करने की एक सबसे अच्छी ट्रिक, सिंधी। सिंधी में स है। ठीक है, सिंधी में क्या है जी, हमारा स है। तो अगर ये बीच की बिंदी हटा दी जाए, ये जो लाइन है ये हटा दी जाए, तो क्या बन रहा है, 21 बन रहा है। ठीक है, सिंधी से। तो मेरा चेहरा दिख नहीं रहा इधर, चलो कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए। इधर ले लो। सिंधी, सिंधी भाषा में क्या बन रहा है, से बन रहा है सबसे शुरू में। तो याद रखने की ट्रिक हमारी क्या है कि से को लिखो और ये जो बीच वाला डंडा है इसको गायब कर दो, तो क्या बन जाएगा, निकल कर क्या आएगा, 21। तो 21वां संविधान संशोधन हुआ, और 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। इतना तो याद रख सकते हैं, 1967 में हुआ था। अब आ जाओ, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। भैया 67 में हम 4 प्लस कर देंगे। कितना, 67 में 4 प्लस करते ही भाई साला के बाद यानी कि सिंधी के बाद जुड़ी तो हमारी 3 थी, लेकिन हमें 67 में ये जो सन है इसमें करना है 4 प्लस। क्यों, क्योंकि हमारा अगला सन वो संविधान संशोधन निकल कर आ जाएगा इससे। जब हम इसमें 4 प्लस करेंगे तो 71वां संविधान संशोधन निकल कर आ जाएगा। जब 1967 प्लस 4 करेंगे तो 71वां संविधान संशोधन निकल कर आ जाएगा, जो कि हमारा इन तीनों को ऐड करता है किसमें, अनुसूची 8 में। इसके बाद SDM और बोडो, ये चारों ऐड हुई। तो इसमें देखो 1992 में, 67वां कब हुआ था, 1992 में। इसके लास्ट के 2 डिजिट उठा लो, ये चारों कब ऐड हुई, ऐसे ही करके याद करना पड़ेगा। ये चारों कब ऐड हुई, बाद के 2 डिजिट उठाए और यहां पर रख दिए। 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इसके तहत ये सारी की सारी जोड़ दी गई। अनुसूची 8 कंप्लीट हुई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची 7 और अनुसूची 8 हैं। बाकी से बनते हैं क्वेश्चन, लेकिन इनसे ज़्यादा संभावना होती है। चलिए, एक 2 या 3 अनुसूचियां हैं, उनको जल्दी लिख करके आज की क्लास ख़त्म करेंगे। बैटरी तो हाँ, एक डंडा है अभी। ठीक ठीक। तो ये और अनुसूचियां हैं, उनको लिख लेंगे। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी से। तो ये आशा करता हूं अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अनुसूची, अगली अनुसूची आती है अनुसूची 9। अनुसूची 9, इसको बोला गया भूमि सुधार अधिनियम। भूमि सुधार अधिनियम, इसको ऐड किया गया पहला संविधान संशोधन। ठीक है जी, इसको ऐड किया गया पहला संविधान संशोधन, जो कि 1951 में हुआ था। ठीक है, पहले संविधान संशोधन के तहत जो कि 1951 में हुआ था, अनुसूची 9 को ऐड किया गया। और अनुसूची 9 क्या थी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम। इससे पहले क्या होता था कि अगर हमारी जमीन है, ठीक है, वहां को कोई सड़क निकलनी है, तो सरकार हमसे परमिशन मांगती थी। वो तो आज भी मांगती है, ठीक है, मुआवजा भी देती है, सब काम, तो परमिशन मांगती थी। लेकिन होता क्या था कि किसान ने अगर मना कर दिया, अगर वो अपनी बात पर अड़ गया कि मुझे ज़मीन नहीं देनी है, तो उसका कोई हक नहीं था सरकार का कि उसको मजबूर किया जाए। ठीक है, उसके पास एक अधिकार था। अब अनुसूची 9 में यह व्यवस्था कर दी गई कि अगर सरकार के लाभ यानी कि संपूर्ण समाज के लाभ के लिए कोई कार्य हो रहा है, या जैसे कि कोई सड़क निकल रही है, तो उसके लिए अगर वह किसान को मना सकता है, उसको मुआवजा देकर किसी भी तरीके से मना सकता है। अब अगर उन्होंने सड़क के लिए रास्ता ले लिया उसकी ज़मीन में से,
तो जो किसान है वो न्यायालय में जाकर ये नहीं कह सकता कि जी मेरी जमीन जबरदस्ती ले ली गई है, या अर्जी नहीं लगा सकता। ठीक है। हाँ, लेकिन उसके तहत क्या है, किसान को मनाया जा सकता है, ठीक है, पैसा देकर या कुछ भी प्रलोभन देकर, घर का प्रलोभन देकर, कुछ भी। तो ये थी हमारी भूमि सुधार अधिनियम। इसके बाद आगे अनुसूची 10 में क्या वर्णित किया गया है? दल बदल संबंधी कानून। दल बदल संबंधी कानून, और इसको ऐड किया गया है 52वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 में हुआ था। 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था, इसके तहत अनुसूची 10 को ऐड किया गया दल बदल संबंधी कानून। दल बदल संबंधी कानून होता क्या था भैया? ये सांसद जो होते हैं या कोई जो नेता होते हैं, नेता लोग, ये अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरे दल को वो कर ले। चलिए भाइयों, बस 2 या 3 मिनट की क्लास रह गई है अब। बीच में ये माइक बंद हो गया था सेल डाउन की वजह से, तो अब इसको पूरी कर लेते हैं। मैं बता रहा था अनुसूची 10, और अनुसूची 10 में है दल बदल संबंधी कानून। और दल बदल संबंधी कानून होता क्या था? कोई सांसद या नेता वगैरह होते हैं, ये अगर अपना दल छोड़कर किसी दूसरे दल को अपनाते हैं तो सदन की इस जो सदस्यता है उसको रद्द करने का जो प्रावधान है वो दल बदल संबंधी कानून में है। ठीक है। और इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 में ऐड किया गया था। इससे आगे की जो अनुसूची है 11वीं अनुसूची, उसमें बात चलती है ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत का वर्णन है, और इसको ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी कानून, जो भी प्रक्रिया होगी वो अनुसूची 11 में होगी। इसको ऐड किया गया था 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था। कब हुआ था? संशोधन 1992 में हुआ था। इसके तहत अनुसूची 11 को ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। बात चलती है अनुसूची 12 की। नगर पालिका। नगर पालिका से संबंधित कोई भी कानून निकलेगा, वो किससे होकर निकलेगा? अनुसूची 12। कोई भी प्रावधान होगा वो किसमें होगा? अनुसूची 12 में। ठीक है, इसका वर्णन मिलता है। इसको ऐड कब किया गया था अनुसूचियों में? तो 74वां संविधान संशोधन, जो कि 1993 में हुआ था। तो आज के लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा तबीयत में दिक्कत हो रही है। अनुसूची 12, इसमें नगर पालिका का वर्णन मिलता है, और इसको ऐड किया गया था 74वें संविधान संशोधन, जो कि 1993 में हुआ था। उसके तहत इसको ऐड किया गया था। ये 12 की 12 अनुसूचियां आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद कल की क्लास में भाग 1 से स्टार्ट होगा। बहुत अच्छे से हम उसको पढ़ते चलेंगे। सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा अनुच्छेदों को पढ़ने में। किस अनुच्छेद में क्या हुआ था? आपने सीधा क्वेश्चन रखा देखा होगा अनुच्छेद का। अनुच्छेद 12 में क्या हुआ, 11 में क्या हुआ, अनुच्छेद 7, 6 ऐसे करके क्या हुआ इनमें, अनुच्छेद 123 में क्या वर्णन है। तो ये सब बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में थोड़ी, पहली क्लास थी, थोड़ा नर्वसनेस था, तो कल से जो क्लास होगी वो बहुत अच्छे से और बहुत अच्छा मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। इस क्लास में जो भी मुझसे भूल चूक हुई हो
ऐसा तो नहीं है मैं सर्वज्ञाता हूँ और जीएस में ना कोई हो सकता है। मेरा मानना तो ये है, कहीं ना कुछ गलतियाँ हर किसी से होती हैं, मुझसे भी हो सकती हैं, हुई भी होंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे वो गलतियाँ बताएंगे कमेंट में लिखकर, या मैं उनको सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।